हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि सी कंपाइलर को सी में कैसे लिखा गया है। तो अगर हम इस चीज़ के ऊपर चलते हैं कि गूगल के ऊपर सर्च करते हैं कि सी कंपाइलर किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, हमारे पास रिप्लाई में आएगा सी। इसका मतलब क्या हुआ कि सी लैंग्वेज को कंपाइल करने के लिए हमारे पास पहले से ही सी का कंपाइलर पड़ा था। समझ में आई चीज़ कि सी प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए अपने को क्या चाहिए, सी का कंपाइलर। अब सी का कंपाइलर ही सी में लिखा गया है, तो पहला कंपाइलर लिखा कैसे गया है, समस्या तो है यहाँ पे। तो इसके आंसर के लिए हम थोड़ा इनडायरेक्ट अप्रोच का यूज करेंगे, जिसके अंदर हम बेसिक बेसिक चीज़ें बताएंगे कि स्टार्टिंग से लेके अब तक की क्या हुआ है। हम एग्जैक्ट चीज़ों में नहीं जाएंगे क्योंकि वो थोड़ी बोरिंग भी हो जाएंगी और इतने डिटेल के अंदर हमें जाना भी नहीं है। तो ठीक है, शुरू करते हैं कि हम सी के कंपाइलर को सी में कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता क्या है, हमारे पास आता है बेयर मेटल, मतलब लोहे का टुकड़ा। लोहा भी नहीं, मतलब मेटल का टुकड़ा। अब इस टुकड़े के ऊपर हमें चलाना है अपना हाई लेवल लैंग्वेज। तो मतलब स्टार्टिंग में कैसे हुआ ये सब, हम जानते हैं कि हमारे पास इंटेल का टुकड़ा आता है, हमारे पास आर्म का टुकड़ा आता है, बहुत सारे बेयर मेटल आते हैं। तो इनके साथ साथ इनकी आती है असेंबली लैंग्वेज। अब असेंबली में जाने से पहले इंटेल का क्या होता है कि सीपीयू हो गया, सीपीयू के साथ अपना एएलयू हो गया। सीपीयू के अंदर होता है वैसे एएलयू, वैसे सीपीयू का मतलब यहाँ पे कंट्रोल से है मेरा। अगर ये चीज़ भी पता नहीं है तो बेसिकली ये है कि इंटेल का अलग से एक क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर होता है कि हाँ ये रजिस्टर होंगे, ये अपना रैम, सीपीयू के बाहर अपना रैम हो गया, ठीक है, यहाँ पे अपना फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन हो गए, यहाँ पे अपना जीपीयू हो गया, वगैरह वगैरह। और यहाँ पे सीपीयू के अंदर अपनी कैश हो गई, एल1 कैश, एल2 कैश, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इंटेल के लिए ये अलग तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है सब कुछ, आर्म प्रोसेसर के लिए ये अलग तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है और बाकी चीज़ों के लिए अलग तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक। तो बेयर मेटल के बाद हमारी फर्स्ट लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन आती है असेंबली। अब लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन से क्या मतलब है, तो पहली लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है फिजिकल लेयर, जो है अपना लोहे का टुकड़ा। इसके ऊपर आती है अपनी असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज में जाने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बाइनरी लैंग्वेज, कि इस लोहे के टुकड़े से अपन काम कैसे करवाते हैं। अब इस चीज़ से काम करवाने के लिए अपने को पता होना चाहिए कि सब कुछ होता है बाइनरी के अंदर, कि या तो मेरा बिजली है या बिजली नहीं है। अगर बिजली है तो मैं उसको 1 से रिप्रेजेंट करता हूँ, अगर बिजली नहीं है मैं उसको 0 से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो अगर रैम भी क्या होती है, रैम के अंदर कैपेसिटर्स होते हैं, कैपेसिटर्स अगर मेरे चार्ज हैं तो इसका मतलब है कि ये 1 है। अगर कैपेसिटर मेरा ग्राउंडेड है, तो अगर मेरा यहाँ पे 5 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है एक तरह से, मतलब पावर सोर्स आ रखा है, तो ये है मेरा 1। और अगर ये मेरा कैपेसिटर पूरा ग्राउंड हो रखा है और यहाँ पे कोई भी वो नहीं है पावर सोर्स, तो ये मेरा 0 वोल्ट हो गया, मतलब कि ये मेरा 0 रिप्रेजेंट कर रहा है। और रैम के अंदर ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो क्या होता है कि मैं रैम के अंदर अगर किसी तरह पहुंचा दूं, ये कैपेसिटर चार्ज कर दूं मैं किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में कि हाँ मेरा स्टार्टिंग में कैपेसिटर 1 मतलब चार्ज है, अगला कैपेसिटर चार्ज नहीं है, अगला कैपेसिटर चार्ज है, फिर चार्ज है, फिर चार्ज नहीं है। तो एक तरह से मैं एक बैटरी लिख सकता हूँ। और मेरा कंप्यूटर ऐसे डिजाइंड है कि अगर मैं इसको पढ़ना चालू करूँ तो ये मेरा काम कर देगा। हम इन डिटेल्स के अंदर नहीं जा रहे कि अगर मेरे कैपेसिटर चार्ज है रैम के अंदर, तो वो कंप्यूटर से काम कैसे करवाएंगे, वो अपना आता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर। ठीक है, इतना मान लिया कि हाँ अगर मेरे रैम के अंदर कैपेसिटर चार्ज पड़े हैं, तो अगर स्पेसिफिक ऑर्डर में मेरे कैपेसिटर चार्ज हैं तो मेरा कंप्यूटर एक स्पेसिफिक काम करेगा। अब हो सकता है कि कंप्यूटर मेरा काम भी ना करे, अगर गार्बेज सा कोई भी रैंडमली चार्ज हो गया, बट उन डिटेल के अंदर अपन नहीं जा रहे। ठीक है। उसके बाद आता है अपना असेंबली। अब असेंबली क्या होती है, तो हमने देखा कि बाइनरी के लिए क्या होती है, हमारे कैपेसिटर चार्ज होते हैं। ये मेरा हो गया कैपेसिटर चार्ज रैम के अंदर। अब इस चार्ज कैपेसिटर से मतलब असेंबली कैसे लिखेंगे, असेंबली हम जानते हैं कैसे दिखती है, असेंबली हमारी ऐसी दिखती है, मूव R1 R2 या जो भी है। तो ये क्या है, MOV। हम जानते हैं हमारे पास होता है एस्काई का कैरेक्टर कोडिंग, या हमारे पास होती है यूनिकोड। इन सब का मतलब क्या है, इन सब का मतलब ये है कि अगर मेरे रैम के अंदर, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मान लिया मेरा है कैपिटल ए। कैपिटल ए का मतलब है कि मेरा रैम के अंदर कैपेसिटर चार्ज है ऐसे 0 1 0 0 0 0 0 1। ठीक। तो अगर मेरा मतलब अगर 8 कॉन्जिक्यूटिव कैपेसिटर्स देखूं तो मेरा पहला कैपेसिटर चार्ज नहीं है, दूसरा कैपेसिटर चार्ज है, फिर ये सारे कैपेसिटर बंद पड़े और आखिरी कैपेसिटर चार्ज है। तो अगर मैं स्क्रीन के ऊपर देखूं तो ये बाइनरी मेरी देखी जाएगी, मतलब जो मेरा मॉनिटर है ये मेरे कैपेसिटर की सीक्वेंस पढ़ेगा और मेरी स्क्रीन के ऊपर दिखाएगा कि ए है, ये मेरा ए है।
ठीक। उस सिमिलरली अगर एम की बारी है तो एम के लिए अलग बाइनरी होती है, ओ के लिए अलग बाइनरी होती है, स्पेस के लिए अलग बाइनरी होती है। हर चीज़ के लिए अलग अलग बाइनरी है, अलग अलग कैपेसिटर, चार्ज्ड कैपेसिटर की सीक्वेंसेज हैं। तो अगर ये मेरी रैम है, रैम के अंदर किसी सेल के अंदर मेरा एम लिखा होगा, एम नहीं लिखा होगा, मेरे पास लिखा होगा 0 1 0 और ये जो भी सीक्वेंस होगी, और इसको मैं इंटरप्रेट करूँगा एज एन एम। अगले 8 लोकेशंस को इंटरप्रेट करूँगा मैं एज एन ओ। अगले 8 लोकेशंस को इंटरप्रेट करूँगा मैं एज एन वी। अब 8 हैं, 16 है, ये इनके अंदर नहीं जा रहे। ठीक है। अब क्या हुआ, ये है मेरी बाइनरी। इस बाइनरी को दूसरी बाइनरी में कन्वर्ट करना मतलब क्या है कि मूव R1 या जो भी है, इसको मैं 32 बिट की अगर इंटेल की बात करूँ 86 वाले प्रोसेसर की, तो इसकी कुछ बाइनरी फॉर्मेटिंग होती है जो कि हम इसकी डाटा शीट के अंदर देख सकते हैं कि हाँ, ये वाला चीज़ इसके अंदर कन्वर्ट होगी। तो ये सारी चीज़ कन्वर्ट करने के लिए मतलब कि ये बाइनरी सीक्वेंस जिसका मतलब एम है, ओ है, वी है, एग्जैक्ट बाइनरी के अंदर जिसका फिक्स मतलब है जो सीपीयू समझ सकता है, इसके अंदर कन्वर्ट करने के लिए अपने को चाहिए एक असेंबलर। ठीक है। अब असेंबलर क्या है, असेंबलर खुद एक बाइनरी सीक्वेंस होगी। अच्छा ठीक है, असेंबलर एक बाइनरी सीक्वेंस है, किस में लिखी गई है, हमने खुद लिखी है। असेंबलर को हम खुद लिखेंगे किसमें, कैपेसिटर के को चार्ज करने के लिए, मतलब कैपेसिटर हम खुद चार्ज करेंगे किसी स्पेसिफिक तरीके से। अब उनको हम कीबोर्ड से चार्ज कर सकते हैं, पंच कार्ड से चार्ज कर सकते हैं, किसी भी तरह से चार्ज कर सकते हैं। तो हमने एक असेंबलर बना दिया बाइनरी का। मतलब सबसे मुश्किल काम ये है असेंबलर बनाना, जो इस 0 1 0 एम फिर 0 1 0 वाली सीक्वेंस को ओ, ये सब कुछ पढ़ के इसको इसमें कन्वर्ट करेगा। ठीक है। ये अपना बन गया असेंबलर। तो हमने देखा असेंबली कैसे रिप्रेजेंट होती है मेमोरी में, कुछ नहीं होता, होती है बाइनरी है। फिर हमने देखा कि असेंबलर बनाया है। असेंबलर क्या होता है, असेंबलर कन्वर्ट करता है इसको, गिवन असेंबली को जिसको हम इंटरप्रेट करते हैं एम ओ वी अलग अलग कैरेक्टर्स को, उसको कन्वर्ट करता है कंप्यूटर की बाइनरी के अंदर। और पहला असेंबलर कैसे लिखा, असेंबलर हमने खुद बाइनरी के अंदर लिखा है। सबसे बड़ा काम है असेंबलर को बाइनरी में लिखना। एक बार असेंबलर बाइनरी में लिखा गया तो हमारी दिक्कत बहुत ज़्यादा सोल्व हो गई है, क्योंकि अब हमें बाइनरी भूल जानी है, हमें बाइनरी में लिखने की जरूरत ही नहीं है। हम सिर्फ इसके अंदर लिखेंगे थोड़ी हाई लेवल असेंबली के अंदर और वो डायरेक्ट बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। अब चलते हैं कंपाइलर के अंदर। अब हमारे क्या आता है, हमारा आता है लेयर नंबर 2 हमारी सेट हो गई। ये हमारी कौन सी थी, दूसरी लेयर असेंबली लैंग्वेज की, बढ़िया। अब इसके बाद आती है हाई लेवल लैंग्वेज। अब हो सकता है जावा की बात कर रहे हो तो ये बीच में इंटरमीडिएट लैंग्वेज आए, इंटरमीडिएट के बाद जावा आए, लेकिन ठीक है, ये लेयर्स हैं। तो इन लेयर्स का क्या करना है अपने को, कैसे बनाएंगे, कंपाइलर बनाना है अपने को। कंपाइलर बनाने के लिए क्या किसका यूज़ करेंगे, असेंबलर का यूज़ कर लेंगे। क्यों, क्योंकि हम असेंबलर में कोड कर सकते हैं। तो कंपाइलर हम असेंबलर में लिख देंगे। तो असेंबलर में हमने क्या लिखा, मान लिया कि मैंने असेंबली के अंदर लिख दिया कि हाँ मूव, हमने लिखा ऐड, कुछ भी लिख दिया, ये सब कुछ कन्वर्ट हो गया असेंबलर में। कौन सा असेंबलर, जो हमने बाइनरी में लिखा था, किसमें, बाइनरी कोड में। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास एक असेंबलर आ गया बाइनरी के अंदर लिखा हुआ मेमोरी में, मेरे पास एक कंपाइलर आ गया किसमें, जो रैम के अंदर बाइनरी में पड़ा है, मतलब कैपेसिटर चार्ज है, मेरे पास कंपाइलर आ चुका है। अब क्या करना है, एक हाई लेवल लैंग्वेज को हमें असेंबली में कन्वर्ट करना है। कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या होगा, मान लिया ये कंपाइलर मैं असेंबलर में लिखा, ये है मेरा सी का कंपाइलर। सी का कंपाइलर होने का मतलब क्या है, सी का कंपाइलर होने का मतलब ये है कि मेरे पास रैम के अंदर मैं लिखता हूँ हैश टैग इंक्लूड। तो रैम के अंदर सिमिलरली जैसे एम था, ओ था, वी था, वैसे ही रैम के अंदर हैश टैग के लिए अलग बाइनरी होगी, आई के लिए अलग बाइनरी होगी, एन के लिए अलग बाइनरी होगी, ये सब कुछ होगा। कंपाइलर क्या करेगा, इसको इनपुट मिलेगा और या तो असेंबली जनरेट करेगा या डायरेक्ट बाइनरी कोड भी जनरेट कर सकता है। वो अलग अलग तरीके हो गए कि हाँ कंपाइलर कैसे बनाया गया है, लेकिन बड़ी बड़ी लेवल पे हमारा ये होगा, कंपाइलर ने जनरेट की असेंबली, ये है मेरा कंपाइलर यहाँ पे। उसके बाद मेरा असेंबलर जो कि है मेरा मेमोरी में यहाँ पे, ये जनरेट करेगा बाइनरी, और इस बाइनरी को सीपीयू के ऊपर रन कर देंगे। ठीक है। अब उस सवाल पे आते हैं, सी कंपाइलर को सी में कैसे लिखेंगे। तो अपने पास क्या है, एक कंपाइलर आ चुका है जो हमने असेंबली में लिखा था। ये कंपाइलर सी को असेंबली में कन्वर्ट करता है। तो मैं क्या करूँ, एक कंपाइलर का कोड लिखूँ, सी कंपाइलर रिटर्न इन सी। अब कैसे लिखना है कंपाइलर, वो हम कंपाइलर की वीडियो में देखेंगे कि कंपाइलर हम कैसे डिजाइन करते हैं, क्या क्या फेज होते हैं वगैरह वगैरह।
तो मैं सी के अंदर एक कंपाइलर बना दूँ और जो हमने असेंबली के साथ कंपाइलर बनाया था उसका यूज करके मैं एक नई असेंबली जनरेट कर दूँ। तो ये मेरा कंपाइलर, ये हो गई मेरी असेंबली। अब असेंबलर का यूज करके मैं जनरेट कर दूँ बाइनरी, और ये बाइनरी किसकी होगी? ये बाइनरी होगी सी कंपाइलर की। किसमें? रिटर्न इन सी। तो क्या हुआ, हमने एक लोहे के टुकड़े से क्या बनाया, सी का कंपाइलर बना दिया जो कि सी में काम करता है, मतलब जो कि सी से बनाया गया है। तो सी का कंपाइलर मतलब एक ऐसा प्रोग्राम जो सी में ही लिखा गया है और सी के प्रोग्राम को असेंबली में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये हो गई मेरी मोटे मोटे लेवल पे कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। तो अब हम एक वेबसाइट के ऊपर चलते हैं जिसका नाम है nentotetris.org, और इस वेबसाइट के अंदर हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो हम एक सीपीयू खुद से डिज़ाइन करेंगे और उस डिज़ाइंड सीपीयू के ऊपर हम फाइनली अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम तक बनाएंगे। और इसका पास क्या-क्या होगा? तो पहले प्रोजेक्ट में हम पहले कुछ प्रोजेक्ट्स में हमारे पास बूलियन अलजेब्रा है, बूलियन लॉजिक है, फिर बूलियन अरिथमेटिक आ गया, सीक्वेंशियल लॉजिक आ गया कि हम छोटे-छोटे एएलयू या सर्किट्स कैसे बना सकते हैं। फिर हमारे पास आती है मशीन लैंग्वेज जिसके अंदर हमें बताया जाएगा कि असेंबली और गिवन सीपीयू हार्डवेयर के ऊपर चलने वाली बाइनरी, इनके बीच में क्या रिलेशन है, मतलब कि एक चीज़ को दूसरे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कंप्यूटर आर्किटेक्चर है जिसके अंदर हम खुद का एक आर्किटेक्चर बनाएंगे जो कि हमारी बाइनरी को एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद आता है हमारा असेंबलर जो कि हमारी गिवन असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा स्टैक अरिथमेटिक और प्रोग्राम कंट्रोल, ये हमारा इंटरमीडिएट लेवल होगी कि असेंबलर के जस्ट ऊपर हमारी इंटरमीडिएट असेंबली लैंग्वेज हो गई जो कि थोड़ी और एडवांस्ड है। तो जैसे जावा हमारी इंटरमीडिएट लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट होती है, हम उसको उसी तरह समझ सकते हैं। उसके बाद आती है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज जिसके अंदर हमारे पास सिंटेक्स आ जाएगा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। फिर उसके बाद हमारे कंपाइलर को हम दो फेजेज में स्प्लिट करते हैं, ये हमारा फ्रंट एंड पार्ट है जहाँ पे हम सिंटेक्स एनालिसिस करते हैं, और ये मेरा सेकंड पार्ट है जहाँ पे हम सिमेंटिक एनालिसिस करते हैं और कोड जनरेट करते हैं। और फाइनली हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा जो कि हमारे मॉनिटर्स, कीबोर्ड्स, माउस वगैरह इन सबको हैंडल करेगा। तो ठीक है, इस वीडियो में हमने जो भी देखा वो मोटा मोटा हमें आइडिया दे देता है कि ये सारी चीज़ें कहाँ पे फिट होती हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।